2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। सिर्फ 60 दिनों का समय शेष है। यदि इन 60 दिनों में पार्टी के पदाधिकारी एक बार फिर शानदार ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो केंद्र में लगातार दूसरी बार भाजपा को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके के वक्तव्यों व विश्वास भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने व्यक्त किया। सरोज पांडे शुक्रवार 7 दिसंबर को अमरावती में आई हुई थी। वह अमरावती में विदर्भ के उच्च स्तरीय नेताओं के साथ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंथन करने के लिए अमरावती पहुंची थी। इस समय उन्होंने चुनाव के संदर्भ में पार्टी की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठकों को लेकर गंभीर रहने की सलाह भी पार्टी पदाधिकारियों को दी। अमरावती शहर के पीआर पोटे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के कठोरा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में पश्चिम विदर्भ के चुनिंदा भाजपा नेताओं के साथ भाजपा की महाराष्ट्र प्रभारी सरोजनी पांडे 2019 लोकसभा चुनावों पर मंथन कर रही थी। आरवी निवासी उमेश राधा किशन जी अग्रवाल इनका रेडियंट हॉस्पिटल में ब्रेन डेड की वजह से दुखद निधन हो गया। दुख के इस प्रसंग में भी रेडियंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तथा हरियाणा फाउंडेशन द्वारा अवयव दान करने और उसके महत्व से अग्रवाल परिवार को अवगत कराया। पहले ही अग्रवाल परिवार को अमरावती में हरियाणा फाउंडेशन के अवयव दान और नेत्र दान के अभियान की भली भांति जानकारी थी। इस पर रेडियंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा अवयव दान पर दी गई जानकारी से प्रेरित होकर परिवार वालों ने स्वर्गीय उमेश जी की आंखों को दान करने की स्वीकृति दी। इसके उपरांत अवयवदान प्रक्रिया 7 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे शुरू की गई थी। इस अवयवदान में स्वर्गीय उमेश के लीवर को लेने के लिए ईरा हॉस्पिटल से डॉक्टर सक्सेना आए हुए थे, तो उनका दूसरा अवयव किडनी यह नागपुर के वॉकआउट हॉस्पिटल में भेजा गया। उनके नेत्र भी हरियाणा फाउंडेशन द्वारा जिला सामान्य अस्पताल भेजे गए। इस तरह से अवयवदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। अग्रवाल परिवार की इस महान कार्य सेवा का सभी अमरावती वासी अभिवादन कर रहे हैं। श्री उमेश जी अग्रवाल के भाई साहब हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ा दिल दिखाया अपना। भाई साहब का जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से उनको ब्रेन में काफ़ी गंभीर चोटें आई, छाती में भी काफ़ी चोटें थी और जब तक वो एक्सीडेंट साइट से यहाँ पहुँच पाते तब तक ऑलरेडी उनका ब्रेन डेड हो चुका था। अब ऐसे सिचुएशन में जब हमने बाकी सब टेस्ट की तो समझ में आया हमें कि ये ब्रेन डेड है और ये बात जब परिवार वालों के साथ डिस्कस की गई तो उन्होंने ही खुद होके पहल की कि वे ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। आरवी के अग्रवाल परिवार के इस दुखद क्षण में भी जैसे ही उन्होंने अवयवदान के लिए अपनी मानसिकता बनाई, हरियाणा फाउंडेशन से भी उन्होंने संपर्क किया और हम सब लोग मिलकर स्वर्गीय चुन्नीलाल जी मंत्री अवयवदान समिति में समिति के तहत इस कार्य के लिए हरदम हम अग्रसर रहते हैं। संपूर्ण टीम हरियाणा फाउंडेशन की 3 दिन से उनके परिवार के साथ में थी। सांत्वना के साथ साथ में इस महान कार्य के लिए संपूर्ण अमरावती वासियों की ओर से, रेडियंट हॉस्पिटल की ओर से और हरियाणा फाउंडेशन की ओर से भी हम अग्रवाल परिवार को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं कि उसके जरिए लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, लेकिन उस वक्त क्या कहिएगा जब लोगों की सुरक्षा में सहयोग देने वाले सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा ही खुद खतरे में पड़ जाए। जी हां, ऐसा ही नज़ारा बडनेरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। बडनेरा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने 65 सीसीटीवी कैमरे मंजूर किए, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष परिसर में केवल 49 कैमरे ही लगाए गए। अब चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि रेलवे स्टेशन परिसर में लगाए गए कैमरों में से 16 कैमरे गायब हो चुके हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद कैमरे कैसे और किसने गायब किए? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह सीसीटीवी कैमरे गायब हुए हैं? वीसीएन न्यूज ने बडनेरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आरपीएफ पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन आरपीएफ पुलिस के अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं है। आरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर
कैमरे चोरी हुए होते तो हमें जरूर पता होता। VCN न्यूज ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई इस बात को नकार रहा है। लेकिन इतना जरूर है, धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। बडनेरा स्टेशन पे सुरक्षा को और पुख्ता करने की जरूरत है। अमरावती शहर का जिला क्रीड़ा स्टेडियम जब बना था तो लोगों में भावनाएं जागी थी कि अब खेलों की प्रैक्टिस के लिए और सुबह सुबह जॉगिंग के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि अमरावती शहर में ही एक उच्च स्तरीय ग्राउंड व खेलों के लिए अच्छी सुविधाओं के साथ इंडोर स्टेडियम मुहैया हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर पिछले दिनों जिला क्रीड़ा मंडल के अधिकारियों ने स्टेडियम में आने वाले प्रत्येक नागरिक पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। यह चार्ज किस लिए है यह तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन यह कहा गया है कि स्टेडियम के रखरखाव व मेंटेनेंस हेतु यह चार्ज लगाया जा रहा है। VCN न्यूज ने स्टेडियम पहुंचकर वहां के हालात देखे। कहीं पर श्वान बैठे हुए हैं, कहीं की दीवारें इतनी गंदी हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये इंडोर स्टेडियम है या फिर कुछ और। जहां पर लोगों के बैठने की जगह है वहां ना जाने कब से धूल जमा हुई है, लेकिन कोई मेंटेनेंस है नहीं। जिला क्रीड़ा स्टेडियम का मेंटेनेंस सरकार की तरफ से दिया जाता है। आखिर जो पैसा सरकार देती है वह कहां खर्च होता है कि रखरखाव नहीं हो पा रहा और लोगों पर भार बढ़ाया जा रहा है। VCN न्यूज ने वहां पहुंचकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि बिला वजह लोगों पर आर्थिक भार थोपा जा रहा है। इस ओर ना तो शहर के नेताओं का ध्यान है ना ही किसी और का। आखिर जो पैसा सरकार भेज रही है वो कहां जा रहा है, जो कि अब लोगों से भी पैसा वसूल किया जाने लगा है। अतिशय अयोग्य आहे, कारण की कसं आहे, ज्या निधीचा जास्त उपयोग करता येत नाही यायला, या जो निधी येत आहे त्या निधीचा उपयोग मला वाटते जिल्हाधिकाऱ्याला, जिल्हा स्टेडियमचे जे अधिकारी आहे किंवा DSO वगैरे आहे ज्यांच्याकडे हे काम आहे त्यांना जो निधी येतो त्याचाच तर परिपूर्ण उपयोग घेता येत नाही। कारण की कसं आहे, गवत वाढलेलं आहे, ट्रॅक कुठं जात आहे ट्रॅकचं दिसत नाही। स्टेडियम हे जिल्ह्याचं आहे, अमरावती जिल्ह्याचं एकमेव स्टेडियम आहे का जिथं ट्रॅक सुद्धा नाही आहे आणि 100 रुपये हा चार्ज कशासाठी आकारतात? येणारे गरीब पोरं आहे, पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणार त्यांना 100 रुपये महाग म्हणजे देणं शक्य नहीं होणार महीने। और जो बड़े बड़े कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं उसका पैसा कहां जा रहा है, क्यों लोगों पर यह भार दिया जा रहा है, इसका संज्ञान लेने की जरूरत है अमरावती के जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों को भी। वाईट आहे, इथे पहा आता स्लोप आहे, कुठे कुठे फ्लॅट सरफेस आहे, वॉकिंगला आणि चालायला फार त्रास होतो, जॉईंटचा प्रॉब्लेम येतो। हे ॲटलिस्ट कमीत कमी फ्लॅट तरी असायला पाहिजे, बाकी सिंथेटिक ट्रॅक तो वेगळा भाग आहे, पण कमीत कमी फ्लॅट तरी करायला पाहिजे। इस ग्राउंड को समतल नहीं किया जा रहा है और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, प्रसाधन गृह की व्यवस्था नहीं है। हाँ, लेडीज हो या जेंट्स दोनों के लिए नहीं है, कम से कम लेडीज के लिए तो व्यवस्था करनी चाहिए। साल 2011 में अमरावती शहर व उस आसपास के 5 परिसरों में 5 ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था, लेकिन विडंबना कह लीजिए या फिर सत्ता और प्रशासन की उदासीनता कह लीजिए, 5 ही ट्रॉमा केयर सेंटर्स की इमारतें बनकर तैयार है, बेड भी लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन न कर्मचारी हैं और न ही डॉक्टर्स हैं। इमारतें सजी धजी खंडर के रूप में पड़ी हुई हैं, वहां पर श्वान बैठते हैं। जबकि यह इमारतें बनाई गई थी परिसर के लोगों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए, लेकिन अफसोस कि आज तक वहां पर एक अदद डॉक्टर्स तक मुहैया नहीं कराए जा सके, तो फिर करोड़ों की लागत से बनाई गई यह इमारतें बेकार है। अगर प्रशासन को इतनी ही उदासीनता बरतनी थी तो फिर पीठ थपाने के लिए इतने जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई के इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। एक चौकीदार और एक महिला चौकीदार बिठाने की गर्ज से इतनी बड़ी इमारतें पैसा लगाकर बनाई गई थी। प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। प्रशासन तो बहुत दूर है, मुंबई से बडनेरा देखने में बहुत दिक्कत आती होगी, लेकिन अमरावती शहर और बडनेरा परिसर, वलगांव परिसर जिन प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में आता है वह क्या कर रहे हैं? क्या उनकी नज़र नहीं पड़ी? खुद पालक मंत्री क्या कर रहे हैं?
बड़नेरा मतदार संघ के रसूखधारी विधायक क्या कर रहे हैं? क्या जनता सिर्फ दही हांडी करा देने से खुश हो जाती है, या फिर एक दो ऐसे प्रोग्राम जिसमें युवा उल्लास कर सकें? ऐसे आयोजनों से जनता का पेट नहीं भरता। जनप्रतिनिधियों को सोचने की जरूरत है कि जनता की सेवा के लिए जो कार्य किए गए हैं उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए, और अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाए जा सकते तो फिर जनता के पैसे बेवजह खर्चे में नहीं लाने चाहिए। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे के पास अपना पैगाम भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहते थे। डाकिया डाक लेकर जाता था। सिर्फ डाक नहीं होता था, बल्कि उसके थैले में कागज के पुतलों से भरा हुआ एक जज्बातों का खजाना हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी विस्तारित होते गई, वह जज्बातों का खजाना भी लुटता चला गया। अब लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और दूसरी चीज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह खबरें पहुंचा देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां दुनिया की रफ्तार तेज हो गई है, वहीं रिश्तों की बुनियादें कमज़ोर भी हो गई हैं। आज पोस्ट ऑफिसों की हालत खस्ता है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, बड़े बड़े दावे भी करती है कि पोस्ट ऑफिसेस को बैंक बना दिया गया है। सरकार यह भी कहती है कि पोस्ट ऑफिसों में अब सारे काम हो जाएंगे। आपका पोस्टमैन अब पोस्टमैन नहीं रहा, बल्कि चलता फिरता बैंक हो गया। लेकिन वह सरकार ये भी तो बताए कि पोस्टमैन बचे कितने हैं। अमरावती शहर की स्थिति तो यही कहती है कि पोस्ट व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि 3-3 महीने से उनके घर पर पोस्ट से भेजा हुआ उनका कोई भी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। पोस्टमैन से शिकायत करने के बाद वह कहता है कि इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका लिफाफा, आपका पोस्ट आपके घर तक पहुंचा सकूं। कृपा करके महोदय आप पोस्ट ऑफिस आइए और अपना पार्सल लेकर के चले जाइए। VCN न्यूज़ ने अमरावती शहर के एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर स्थिति को जानने की कोशिश की तो पता चला कि पोस्टमैन के पद रिक्त पड़े हुए हैं और सरकार उन खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। जब सरकार पोस्टमैन नियुक्त करने में ही गंभीर नहीं है तो फिर इन सारी व्यवस्थाओं को पोस्ट ऑफिस से जोड़ने का फायदा क्या है? एक पोस्ट मास्टर ने ऑफ कैमरा तो यहाँ तक कह डाला कि आखिर यह सरकार लोगों को बुनियादी मुद्दों से क्यों भटका रही है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने पोस्ट ऑफिस की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सिर्फ योजनाओं के ऐलान कर देने से पोस्ट ऑफिस की स्थिति सुधर नहीं जाती। पहले हम और आप सड़कों पर देखते थे कि जगह जगह पोस्ट बॉक्स लगे होते थे, लेकिन अब एक तो वो पोस्ट बॉक्स कहीं नजर ही नहीं आते, और अगर नजर आ भी जाएं तो बिल्कुल भी खस्ता हालत में। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार 250 रुपए रोज पोस्टमैन को देना चाहती है। आखिर 250 रुपए में आज की स्थिति में कौन काम करता है? एक मलबा उठाने वाले मजदूर की मजदूरी भी उससे ज्यादा होती है। तो सरकार को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। पोस्ट व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि आज भी एक बड़ा तबका है जो पोस्ट की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। जब पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो फिर सरकारी योजनाओं को लागू कैसे किया जाएगा, यह भी सरकार को सोचने की जरूरत है। खबर यह भी चल रही है कि अगले कुछ दिनों में पोस्ट ऑफिस से ही पासपोर्ट बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पोस्ट ऑफिस में बुनियादी सुविधाओं के लिए सिर्फ अमरावती जोन के लिए ही 1900 पदों पर पोस्टमैनों की नियुक्तियां रिक्त है। इसका भी जवाब सरकार और अधिकारियों को देना चाहिए।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। भाजपा की महाराष्ट्र प्रभारी सरोज पांडे का अमरावती शहर में हुआ दौरा। आने वाले 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अमरावती शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा की महाराष्ट्र प्रभारी सरोज पांडे अंबादेवी की नगरी अमरावती शहर पहुंची हुई थी। अमरावती शहर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अंबादेवी और एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर माताओं के दर्शन किए और माता के दरबार में अपना माथा टेका। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबादेवी और एकवीरा देवी का आशीर्वाद लेकर के वह अमरावती शहर के पोटे कॉलेज रवाना हुई। वहां पर सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक करके आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों का सर्वेक्षण करेंगी। यह परंपरा रही है जब कोई भी गणमान्य व्यक्ति या फिर कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अमरावती शहर पहुंचता है तो वह माता के दरबार में अंबा और एकवीरा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचता है। इसी परंपरा के तहत 7 दिसंबर 2018 को अमरावती शहर के दोनों ही संस्थानों में सरोजिनी पांडे ने भी पहुंचकर माता का आशीर्वाद हासिल किया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन के जरिए सभी गौशालाओं में आने वाली गर्मियों के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए चारा मुहैया कराने की मांग की गई। इस ज्ञापन में धुपकाले में गायों को चारा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा गया कि परिसर में कम से कम 45 गौशालाएं हैं। धुपकाले में पानी की किल्लत और चारे की परेशानी से जूझ रहे किसान बड़े पैमाने पर अपने पशुओं को गौशालाओं में लाते हैं और इस धुपकाले की समस्या में गायों को चारे की वजह से कई बार भूखा रहना पड़ता है, जिस वजह से सभी गौशालाओं में मिलकर धुपकाले में चारा उपलब्ध करवाने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा विधायक अनिल बोंडे ने विभागीय आयुक्त के कार्यालय में बैठकर विभागीय आयुक्त से लंबी चर्चा की और गायों के चारे की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। ज्ञापन देते समय अनिल बोंडे के साथ बड़ी मात्रा में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। गायी गोवंश यांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। शेतकरी आपले जनावरं गोशाळेमध्ये आणून ठेवतात आहे आणि या संपूर्ण अमरावती डिव्हिजनमध्ये अनेक कार्यकर्ते, अनेक सेवाभावी संस्था गोरक्षण गोशाळा गेल्या 4 वर्षापासून चालवतात आहे। स्वतःच्या खिशाकडे न पाहता सर्व लोकांच्या आधारावर ही गोशाळा सुरू असते, परंतु आता दुष्काळी परिस्थितीमध्ये त्यांना चारा मिळणे, पाणी मिळणे अतिशय कठीण झालेलं आहे आणि म्हणून मी विधानसभेमध्ये दुष्काळाच्या मुद्द्यावर 293 मध्ये चर्चा करताना गोरक्षणाला अनुदान द्यावं, गोरक्षण उभारणीसाठी सुद्धा अनुदान द्यावं, चाऱ्याचं अनुदान द्यावं, त्यासोबतच त्यांना चारा लावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता सुद्धा अनुदान द्यावं अशी मागणी केली होती। त्या विषयाने आज विभागीय आयुक्तांकडे बैठक घेतली आणि या बैठकीमध्ये विभागीय आयुक्तांनी पशु खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून या तिन्ही गोष्टी मान्य केल्या। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी।
पैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। 19 दिसंबर 2016 को वलगांव में पूर्व सरपंच अब्दुल करीम अब्दुल जलील की खेत में संदेहास्पद व्यवस्था में उनका मृतक शरीर बरामद हुआ था। 2 साल बीत जाने पर भी अब तक इस प्रकरण में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अब्दुल करीम के बड़े बेटे ने पानी की टंकी पे चढ़कर अपने प्राण त्यागने की धमकी भी दी थी। उन्हें मान मनोबल करके नीचे उतरवा लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस टाल मटोल कर रही है, ऐसा आरोप अब्दुल जलील शेख अब्दुल करीम के पिता ने लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल को अमरावती दौरे के वक्त एक ज्ञापन भी दिया और इस मामले में दबाव बनाकर कार्रवाई करवाने की मांग की। उनका कहना है कि 2 साल बीत जाने पर भी अब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि राधाकृष्णन विखे पाटिल और विधायक यशोमती ठाकुर ने मानसून सत्र में भी मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने स्पेशल जांच के आदेश दिए थे, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने इस प्रकरण की जांच सीआईडी से करवाने की मांग करते हुए राधाकृष्णन विखे पाटिल और अमरावती पहुंचे कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं से आवाहन किया है। हा विषय सीआयडी कडे सोपवण्याचा निर्णय आपण घेऊन आपण या ठिकाणी हा विषय मार्गी लागला पाहिजे आणि आवश्यकता असल्यास सीबीआय कडे सुद्धा जाण्या संदर्भामध्ये आपण निश्चित प्रयत्न करू। कारण अल्पसंख्याक गरीब कोणी असो पण खून होतो आणि तपास 2-2 वर्ष लागत नाहीत। काय समजायचं त्याच्या मागे कुठलं गौड मंगालाय घरात, म्हणजे आई वडील गरीब, त्याचे वडील मला भेटले, आज अतिशय दुःख झालं मित्रों। अमरावती शहर को अगर गड्ढों के शहर की उपाधि दे दी जाए तो कुछ भी अतिवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि शहर के किसी भी मुख्य मार्ग से गुजरा जाए उन रास्तों में गड्ढे जरूर नजर आ जाते हैं। कई जगह तो गड्ढे ऐसे भी हैं कि वह खुले तौर पर जानलेवा स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन का ढुलमुल रवैया बरकरार है। प्रशासन उन गड्ढों की व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं है। नागपुरी गेट, इरविन चौक, राजकमल चौक, आटो गली, पठान चौक और ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, अगर गिनाने बैठें तो फिर उंगलियों के निशान भी कम पड़ जाएं। रास्तों में गड्ढों की कहानी अधूरी ही रहेगी। इसके पहले कई बार आप नागपुरी गेट के पास रोड के बीचों बीच हुए गड्ढे की स्थिति देख चुके हैं। सड़कों की हालत क्या है यह भी VCN न्यूज़ के माध्यम से आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन अब शहर का दिल कहे जाने वाले राजकमल चौक की स्थिति भी एक बार देख लीजिए। यह राजकमल चौक से सटी हुई आटो गली है। ऑटो पार्क होते हैं, दोपहिया वाहन भी सड़क के किनारे वाले हिस्से से ही अक्सर व बेशतर आना जाना करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3x3 का गड्ढा साफ नज़र आ रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इलाके के पार्षद पता नहीं क्या कर रहे हैं। इलाके के पार्षदों की तो छोड़ दीजिए, महानगर पालिका के अधिकारी भी खुद न जाने कितनी बार इन रास्तों से आना जाना करते होंगे। कम से कम शहर के
अंदरूनी हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाहरी हिस्सों की व्यवस्था को ठीक करने की स्थिति में तो महानगर पालिका जरूर है। आखिर शहर की दुर्दशा को छुपाने के लिए महानगर पालिका कब तक पैसों की कमी का रोना रोती रहेगी? जब किसी की जान चली जाएगी तब, या फिर इन गड्ढों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब।